हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेयर एंड इट्स थ्योरी, यानी बेयर का सिद्धांत, बेयर कॉन्सेप्ट या बेयर एंड इट्स थ्योरी या बेयर का सिद्धांत। तो जो बेयर है उसका जो हमारी भ्रूण की का जो इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अतः इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी यानी आधुनिक जो भ्रूण की है उसका जनक या पिता में पिता कहा जाता है। एक नंबर में आपसे पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कौन है। तो बेयर ने जो बेयर है उसने अपने 3 शोध पत्र प्रकाशित किए थे। उसमें जो अपना शोध था वो 3 शोध पत्रों में प्रकाशित किया। जो उनका पहला शोध पत्र था वो था एपिस्टाइल यानी पत्र संकलन, दूसरा था कॉमेंटर यानी भाष्य, एंड तीसरा था डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल। यानी 3 शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किया प्रकाशित किए। एपिस्टाइल यानी पत्र संकलन, कॉमेंटर यानी भाष्य, एंड डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो उन्होंने जो ये 3 शोध पत्र हैं उनमें जो मुख्य रूप से बताया, यानी संक्षिप्त में या सार उनका जो है या जो बेयर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्राणी परिवर्तन के दौरान जब प्राणी का परिवर्तन होता है तो उसके सामान्य लक्षण पहले तथा उस प्राणी के विशिष्ट लक्षण बाद में विकसित होते हैं। यानी जो सिंपल प्रकार के लक्षण होंगे या सामान्य प्रकार के लक्षण होंगे वो पहले विकसित होंगे तथा जो विशिष्ट प्रकार के लक्षण हैं वो बाद में विकसित होते हैं। अर्थात अत्यंत सामान्य लक्षण पहले, उसके बाद में कम सामान्य लक्षण प्रदर्शित होते हैं। यानी सबसे पहले सामान्य लक्षण, उसके बाद में कम सामान्य लक्षण, उसके बाद में उससे भी कम सामान्य लक्षण और बाद में विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। यानी प्राणी के परिवर्तन के दौरान सामान्य लक्षण पहले तथा उस प्राणी के विशिष्ट लक्षण बाद में विकसित होते हैं। एग्जाम्पल्स हम देते हैं कि मानव है, ह्यूमन है, वो कॉर्डेट है तथा स्तनधारी है। अतः भ्रूणावस्था में नोटोकॉर्ड पहले विकसित होता है जो समस्त कॉर्डेट्स का सामान्य लक्षण है। तत्पश्चात मेमल्स के विशिष्ट लक्षण जैसे हेयर हेयर मेमोरी ग्लैंड विकसित होते हैं। यानी प्राणी परिवर्तन के दौरान सामान्य लक्षण सबसे पहले। तो जो मानव है उसमें कॉर्डेट्स मानव कॉर्डेट्स तथा मेमल्स है। तो भ्रूण में नोटोकॉर्ड सबसे पहले विकसित होगा जो कि समस्त कॉर्डेट्स का सामान्य लक्षण है। तत्पश्चात मेमल्स के विशिष्ट लक्षण प्रकट होंगे जैसे कर्णपल्लव है, हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है। दूसरा उन्होंने बताया कि सभी प्राणियों में सर्वप्रथम सबसे पहले सामान्य लक्षण, फिर कुछ विशिष्ट लक्षण और अंत में जीनस तथा स्पीशीज के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अर्थात उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले सामान्य लक्षण, उसके बाद उससे कम सामान्य लक्षण, उसके बाद में कुछ विशिष्ट लक्षण और अंत में जीनस यानी वंश तथा स्पीशीज के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अतः सभी प्राणियों में सबसे पहले सामान्य लक्षण, फिर कुछ विशिष्ट लक्षण, अंत में जीनस तथा स्पीशीज के लक्षण उत्पन्न होते हैं। और जो ये बेयर कॉन्सेप्ट दिया था उस सिद्धांत से हैकल का जो पुनरावर्तन सिद्धांत है उसको भी काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ था। तो जो बेयर ने जो 3 शोध पत्र लिखे थे या बुक लिखी थी जैसे वो थे एपिस्टाइल, कॉमेंटर तथा डेवलपमेंटरी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, वो आपके भ्रूणकी के क्षेत्र में मानक ग्रंथ बन गई। यानी बहुत महत्वपूर्ण बुक्स ये आपकी बन गई, एपिस्टाइल, कॉमेंटर तथा डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो इन जो ये 3 बुक हैं उनमें से उन्होंने 4 जो 4 नवीन व चर्चित बिंदु लिए। यानी आपके एपिस्टाइल, कॉमेंटर तथा डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में उन्होंने 4 नवीन एवं चर्चित बिंदु लिए। उनमें पहला था जर्म लेयर थ्योरी, दूसरा था जंतु के जाति वृत्तीय इतिहास व उसके विभिन्न जातियों के
भ्रूणों के विकास में समानता, तथा तीसरा नोटोकॉर्ड की खोज, और चौथा आपका है मेमल्स एग का वर्णन। यानी जो आपका बेयर कॉन्सेप्ट था उसकी जो 3 बुक थी या 3 शोध पत्र थे, एपिस्टाइल, कॉमेंटर, डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल, में से उन्होंने 4 पॉइंट महत्वपूर्ण नवीन बिंदु लिए। उनमें पहला था जर्म लेयर थ्योरी, दूसरा था जंतु के जाति वृद्धि इतिहास व उसके विभिन्न जातियों के भ्रूणों के विकास में समानता, और तीसरा था नोटोकॉर्ड की खोज, और चौथा था मेमल्स एग का वर्णन। तो उन्होंने बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के एग, यानी उन्होंने ये बताया कि जो बर्ड्स यानी पक्षी तथा जो रेप्टाइल्स हैं उनके एग तो आम व्यक्ति भी देख लेते हैं, परंतु वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेमल्स के एग की खोज की। यानी कार्ल अर्नेस्ट वेयर हैं, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेमल्स एग की खोज की। ग्राफ ने 1973 में मेमल्स के ओवरी में जिन पिंडों को देखा था उन्हें ही वैज्ञानिक एग मान रहे थे। यानी जो ग्राफ था 1973 में मेमल्स के अंडाशय में जिन पिंडों को देखा था उन्हें ही वैज्ञानिक एग मान रहे थे। बेयर ने इनका अध्ययन किया था तथा बेयर ने इनका अध्ययन किया तथा उनके सम्मान में हम ग्राफियन फॉलिकल नाम दिया। उन्होंने पाया कि इस अव्यवस्थित फॉलिकल या पुटक में एक सूक्ष्म पीली संरचना ही वास्तविक अंडा या ओम है। यानी जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो अंडा नहीं है, बल्कि उनके पुटक में, उनके मध्य या पुटक में एक सूक्ष्म पीली संरचना है, वो ही वास्तव में अंडा है। यानी जो ग्राफ है 1973 में मेमल्स के ओवरी में जिन 2 पिंडों को देखा था उन्हें ही वैज्ञानिक अंडे मान रहे थे। लेकिन जो आपका वेयर है उन्होंने बताया कि इस फॉलिकल या जो पुटक है उसमें एक सूक्ष्म पीली रचना है, वो अंडा है, नहीं कि ये जो फॉलिकल है वो अंडा है। यानी जो फॉलिकल है उसके बीच में एक सूक्ष्म पीली संरचना है, वो ही वास्तविक अंडा है। और तथा जो फॉलिकल हैं उनको उनके सम्मान में उन्हें ग्राफियन फॉलिकल नाम दिया। बेयर ने 4 जर्म लेयर प्रस्तावित किया। यानी उन्होंने 4 जर्म लेयर का सिद्धांत है, या 4 जर्म लेयर हैं उनको जनन स्तर हैं उनको बताया। उन्होंने बताया कि एक तो आउटर होती है, यानी एक बाह्य लेयर होती है, तथा 2 मध्यम लेयर होती हैं, तथा एक इंटरनल लेयर होती है। यानी उन्होंने 4 जर्म लेयर के बारे में बताया। यानी एक लेयर बाहर होगी, 2 बीच में होंगी, 2 मध्य में होगी, तथा 1 इंटरनल होगी। लेकिन बाद में रॉबर्ट रिमार्क ने, जो रॉबर्ट रिमार्क एक साइंटिस्ट हुआ, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मिडिल पार्ट है वो दो नहीं होती है, 1 ही जर्म लेयर का बना होता है। यानी जो आपके बेयर ने जो मध्य में 2 लेयर या परत बताई थी, लेयर जन स्तर बताए थे, वो 2 ने होकर के 1 होता है, ये रॉबर्ट रिमार्क ने बताया। तथा उन्होंने उनको एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म नाम दिया। यानी जो बेयर है उसने 4 लेयर सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बेयर ने 4 जर्म लेयर सिद्धांत, 4 जर्म लेयर है वो प्रस्तावित किए थे, या 4 जनन स्तर बताए थे। यानी जो उन्होंने 4, उनके अकॉर्डिंग जो 4 जनन स्तर हैं, वो पहला है बाह्य सबसे बाहर वाला, एक बाहर होता है आउटर होता है, तथा 2 मिडल में होते हैं, तथा 1 इंटरनल होता है। लेकिन बाद में रॉबर्ट रिमार्क ने उन्होंने बताया कि जो बेयर ने मध्य में यानी मिडल पार्ट में 2 लेयर बताए हैं, उनके स्थान पर 1 ही होता है, तथा उन्होंने इन्हें नाम दिया एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म, यानी 3 जर्म लेयर उन्होंने बताए। बेयर ने एवरी लेयर से बनने वाले जो पार्ट्स हैं उनका ऑर्गन्स का भी वर्णन किया था। तथा बेयर है उन्होंने जो 4 लेयर आपके बताए थे,
तो उन्होंने जो 4 लेयर बताए थे, जो बाद में रॉबर्ट रिमार्क ने 3 बताए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो उन्होंने प्रत्येक लेयर से बनने वाले पार्ट या ऑर्गन का भी वर्णन किया था। उन्होंने प्रत्येक लेयर है उससे बनने वाले पार्ट हैं उनका भी वर्णन उन्होंने किया था। तो जो बेयर है उसका जो सिद्धांत है, उसका सारांश या निष्कर्ष है वो ये है कि परिवर्तन के समय, यानी जब भी जंतु का परिवर्तन होता है तो जंतु के विशिष्ट लक्षण हैं वो पहले वो सामान्य लक्षण विशिष्ट लक्षण हैं उनसे पहले सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। यानी परिवर्तन के दौरान जंतु के विशिष्ट लक्षणों से पहले सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। यानी सबसे पहले सामान्य लक्षण प्रकट होंगे, उससे बाद में उससे कम सामान्य लक्षण प्रकट होंगे और उसके बाद में अंत में विशिष्ट लक्षण है वो प्रकट होंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि अत्यंत सामान्य लक्षण प्रकट होने के बाद अपेक्षाकृत कम सामान्य तथा अंततः विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। दूसरी बात जो बेयर है उन्होंने ये बताई कि अत्यंत सामान्य लक्षण हैं वो अत्यंत सामान्य लक्षणों के प्रकट होने के बाद में अपेक्षाकृत कम सामान्य तथा अंततः विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। अर्थात सबसे पहले अत्यंत सामान्य लक्षण, उसके बाद में उससे कम सामान्य लक्षण तथा अंत में विशिष्ट लक्षण विकसित होते हैं। यानी अत्यंत सामान्य लक्षणों के प्रकट होने के बाद अपेक्षाकृत कम सामान्य तथा अंत में विशिष्ट लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं। इस प्रकार कशेरुकी जंतुओं के भ्रूण में, इस प्रकार जो आपके कशेरुकी जंतु हैं उनके भ्रूण में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, अक्षीय कंकाल, खंडीय पेशियां जैसे लक्षण हैं वो जो सभी कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं पहले विकसित होते हैं। तथा वर्गों के विशिष्ट लक्षण जैसे टेट्रापोड्स यानी चतुष्पादीय, टेट्रापोड्स यानी 4 टेट्रापोड्स यानी चतुष्पादीय जीवों में उपांगों यानी एपेंडेज, मैमल्स में बाल तथा पक्षियों के पंख हैं वो पाद में विकसित होते हैं। यानी उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार जो कशेरुकियों के भ्रूण में मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु, अक्षीय कंकाल, खंडीय पेशियां जैसे लक्षण हैं वो सभी कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। यानी सामान्य हो गए, यानी सभी कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। यानी सामान्य लक्षण हैं वो सामान्य लक्षण जैसे ब्रेन, मेरुरज्जु, अक्षीय कंकाल, खंडीय पेशियां जैसे लक्षण जो कि सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट जंतुओं में पाए जाते हैं पहले विकसित हो जाते हैं। तथा वर्गों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जैसे टेट्रापोड्स हैं आपका यानी चतुष्पाद की जो जीव हैं उनमें उपांग, मैमल्स में पाए जाने वाले आपके बाल तथा पक्षियों में पाए जाने वाले पंख हैं वो बाद में विकसित होते हैं। यानी वो आपके हैं वो बाद में विकसित होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन के दौरान एक जाति का भ्रूण दूसरी जाति से धीरे धीरे अलग प्रकार का होता जाता है। यानी इस प्रकार परिवर्तन के दौरान जब परिवर्तन होता है जंतु का तो एक जाति का जो भ्रूण है वो दूसरी जाति का जो भ्रूण है उससे धीरे धीरे अलग प्रकार का हो जाता है। यानी प्रारंभ में ये अपने जो वर्गक है यानी जो क्लास है उसके सामान्य लक्षण प्रकट करते हैं। एक उच्चतर जंतु यानी एक हाइयर जो जंतु है वो परिवर्तन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्नतर जंतुओं के परिवर्तन में मिलती है। अर्थात एक जो उच्चतर जंतु है वो परिवर्तन के दौरान एक उच्चतर जो जंतु है यानी जो हायर एनिमल्स है वो परिवर्तन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्नतर जंतुओं के परिवर्तन में मिलती है। यानी जो आपका बेयर था उसका जो बेयर थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि परिवर्तन के दौरान जंतु के विशिष्ट लक्षणों से पहले उसके सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। यानी
कोई भी जंतु है वो परिवर्तन के दौरान सबसे पहले उसके सबसे कम सामान्य लक्षण होंगे, उसके बाद में उसके विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। यानी परिवर्तन के दौरान जंतु के हैं विशिष्ट लक्षणों से पहले उसके सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। अत्यंत सामान्य लक्षणों के प्रकट होने के बाद, यानी सबसे कम सामान्य लक्षणों के प्रकट होने के बाद अपेक्षाकृत कम सामान्य लक्षण और अंत में उसके विशिष्ट लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं। यानी सबसे पहले सबसे कम सामान्य लक्षण प्रकट होंगे, उसके बाद में उससे कम सामान्य लक्षण प्रकट होंगे तथा अंत में उसके विशिष्ट लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं। यानी जो बेयर है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका यही सारांश है, निष्कर्ष है कि प्राणी के परिवर्तन के दौरान सामान्य लक्षण पहले तथा उस प्राणी के विशिष्ट लक्षण हैं वो बाद में विकसित होते हैं। धन्यवाद। बच्चों, इस कोरोना महामारी के दौर में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें।